हेडलाइन में आपका स्वागत है। यहाँ हम रोजमर्रा की खबरों और जटिल विषयों की तह तक जाकर उन्हें आसान बनाते हैं। मैं हूं किरण। और मैं शशि। आज हम एक ऐसे बदलाव पर गौर कर रहे हैं जो शायद हम सब महसूस कर रहे हैं। भारत में मेड इन इंडिया उत्पादों का बढ़ता चलन। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि दुकानों में, ऑनलाइन, हर जगह भारतीय ब्रांड्स ज्यादा नजर आ रहे हैं और लोगों ने खरीद भी रहे हैं। कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं की पसंद बदल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ देशभक्ति की लहर है या फिर भारतीय कंपनियां अब वाकई बेहतर क्वालिटी और कीमत दे रही हैं? और ये भी एक अहम सवाल है कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां इस बदलते भारतीय बाजार में कैसे टिके रहने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, क्या भारत सिर्फ नारे लगा रहा है या सच में दुनिया का नया कारखाना बनने की राह पर है? चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। कहाँ से शुरू करें? उपभोक्ताओं से? उनकी बदलती पसंद से? बिल्कुल, क्योंकि आखिर में तो सब कुछ ग्राहक पर ही निर्भर करता है। देखिए, हाल की कुछ रिपोर्ट्स हैं जैसे फिक्की और डिलॉयड की एक स्टडी, वो साफ दिखाती हैं कि भारतीय ग्राहक अब देसी ब्रांड्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आंकड़े तो मैंने भी देखे, काफी दिलचस्प है। खाने पीने की चीजों में 68% लोग, हाँ, 68%। और घर सजाने के सामान में 55%, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में 53% उपभोक्ता अब भारतीय ब्रांड्स चुन रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। और एक और रिसर्च है मिंटेल की, वो भी यही कहानी कहती है। कपड़ों और एक्सेसरीज को ही लीजिए, करीब 42% लोग भारतीय ब्रांड पसंद करते हैं, जबकि सिर्फ 19% विदेशी। अच्छा। जी। और पैकेज फूड और पर्सनल केयर में तो ये फासला और भी बड़ा है, 45% देसी के हक में और सिर्फ 19% विदेशी के। पर ऐसा क्यों हो रहा है? लोग क्यों बदल रहे हैं अपनी पसंद? देखिए, कई वजह हैं। एक तो लोगों को लगता है कि भारतीय ब्रांड्स पैसे की अच्छी कीमत देते हैं, मतलब वैल्यू फॉर मनी। हम्म। उनकी क्वालिटी भी अब पहले से बेहतर हुई है, ये मानना पड़ेगा। खाने पीने की चीज़ों में लोग अब ज़्यादा क्या कहते हैं स्वास्थ्यकर, हेल्दी विकल्प ढूंढ रहे हैं, जो उन्हें लगता है देसी ब्रांड्स में ज़्यादा मिलते हैं। और हाँ, वो अपने देश का उत्पाद वाली भावना, राष्ट्रीय गौरव, उसका भी तो असर होगा। ज़रूर, वो भी एक भूमिका निभाता है। साथ ही लोगों को ये भी उम्मीद होती है कि अगर उत्पाद में कोई दिक्कत आई तो भारतीय कंपनी से सर्विस लेना शायद आसान होगा, आफ्टर सेल सर्विस। सही कहा। तो ये सिर्फ भावना की बात नहीं, बल्कि गुणवत्ता, कीमत, स्वास्थ्य सुविधा, इन सब का मिला जुला असर है। बिल्कुल, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। इस बदलाव को हवा देने में सरकारी नीतियों का भी बड़ा हाथ रहा है। आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं ना? उसे तो अब 10 साल हो गए हैं, 2014 में लॉन्च हुआ था शायद। हाँ, 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया ने एक माहौल तो बनाया ही, लेकिन सरकार की सोच भी आप देखें तो वक्त के साथ विकसित हुई है। जैसे कि पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी बताया, शुरुआत में फोकस शायद इस पर ज्यादा था कि जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं उन्हें यहीं बनाएं, जैसे कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या आयात प्रतिस्थापन। अच्छा, यानी बाहर से कम मंगाना। हाँ, लेकिन अब जोर इस पर ज्यादा है कि हम ऐसा सामान बनाएं जिसे दुनिया खरीदे, यानी निर्यात पर आधारित विकास या एक्सपोर्ट लेड फ्रेमवर्क। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव है। और मेक इन इंडिया के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब भी तो चल रहा है। निश्चित रूप से। और इन सब में एक योजना का जिक्र करना बहुत जरूरी है। वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी PLI योजना। इसने तो घरेलू उत्पादन को जैसे पंख लगा दिए हैं। ये PLI योजना क्या है संक्षिप्त में? थोड़ा समझाएंगे? आसान शब्दों में कहें तो सरकार कंपनियों से कहती है कि अगर आप भारत में उत्पादन बढ़ाएंगे और यहाँ से बेचेंगे, खासकर निर्यात करेंगे, तो हम आपको अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन या इंसेंटिव देंगे, मतलब ज्यादा बनाने का इनाम। अच्छा, इंसेंटिव। और इसका असर दिख रहा है? जबरदस्त। ये योजना 14 खास सेक्टरों के लिए है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल वगैरह। और जुलाई 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि इसके तहत करीब 1.23 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। वाह। और सबसे बड़ी बात, इससे लगभग 8 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। 8 लाख रोजगार। ये तो वाकई बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और साथ ही सरकार ने बाहर से आने वाले कुछ तैयार माल, खासकर टीवी, फ्रिज, AC जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर आयात शुल्क यानी टैरिफ भी बढ़ाया है। अच्छा। मकसद साफ है, घरेलू कंपनियों को बराबरी का मौका देना और आयात को थोड़ा महंगा बनाना। तो सरकार नीतियां बना रही है, ग्राहक बदल रहा है, इसका असर उद्योगों पर कैसे दिख रहा है? क्या कंपनियां सच में भारत में ज्यादा बना रही हैं?
हाँ, निश्चित तौर पर। कई बड़े ग्लोबल ब्रांड्स जो पहले भारत को सिर्फ एक बाजार मानते थे, अब यहाँ अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं या उन्हें बढ़ा रहे हैं। भारत उनके लिए एक अहम मैन्युफैक्चरिंग बेस बन रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ पुर्जे जोड़कर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगाना है, जिसे असेंबलिंग कहते हैं, या कुछ और भी हो रहा है? देखिए, पहले ऐसा काफी होता था, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिजाइन कहीं और, बनते चीन में और भारत में सिर्फ असेंबलिंग। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। कैसे? अब डिजाइनिंग भी यहीं होने लगी है। पूरी वैल्यू चेन, मतलब डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, वो भारत में शिफ्ट हो रही है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बारे में क्या? अब भी बहुत कुछ बाहर से आता है। पहले के मुकाबले काफी कम। कंपनियां अब चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से आयात करने के बजाय यहीं उत्पादन करने पर जोर दे रही हैं। इसके पीछे क्या वजह है? कई वजह हैं। एक तो चीन में लागत बढ़ रही है। फिर कोविड के बाद सप्लाई चेन में जो दिक्कतें आईं, उसने भी कंपनियों को सोचने पर मजबूर किया कि एक ही जगह पर निर्भर रहना ठीक नहीं। और हाँ, बदलते भू-राजनीतिक समीकरण भी इसमें भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, आपने सप्लाई चेन की बात की। हाँ, एक और दिलचस्प बात है, वो है सप्लाई चेन का स्थानीकरण, लोकलाइजेशन। मतलब जो छोटे-छोटे पुर्जे पहले बाहर से आते थे, जैसे फ्रिज का कंप्रेसर, मोटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। अच्छा, वो हरी प्लेट जिस पे बहुत सारे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं। हाँ, वही पीसीबी। अब इनमें से कई महत्वपूर्ण पुर्जे भारत में ही बनने लगे हैं। इससे न सिर्फ लागत कम होती है, बल्कि सप्लाई चेन ज्यादा भरोसेमंद बनती है। किसी एक देश पर निर्भरता कम होती है। इस क्षेत्र में कुछ बड़ी कामयाबियों का भी तो जिक्र होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। जैसे भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का बनना, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, वो तो है। या फिर वंदे भारत जैसी तेज रफ्तार ट्रेनें जो यहीं डिजाइन और निर्मित हुई हैं। रक्षा उत्पादन में भी हम काफी आगे बढ़े हैं। हमारा रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अच्छा। और सोचिए, हम 90 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहे हैं। ये 10 साल पहले सोचना भी मुश्किल था। और मोबाइल फोन? ऐसा लगता है आजकल हर किसी के हाथ में मेड इन इंडिया फोन है। ये काफी हद तक सच है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा? वाह। हाँ, सिर्फ 6-7 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लगभग दुगना होकर वित्त वर्ष 2023 में 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। और इस बड़ी रकम में करीब 43% हिस्सा मोबाइल फोन का है। ये दिखाता है कि इस सेक्टर में कितना बड़ा बदलाव आया है। तो ये सब बदलाव जमीनी स्तर पर हो रहे हैं। इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े काफी सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। भारत का रिटेल सेक्टर यानी खुदरा बाजार तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि जो सेक्टर 2024 में लगभग 1.06 ट्रिलियन डॉलर का है, वो 2030 तक बढ़कर 1.93 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। ये तो जबरदस्त ग्रोथ है। हाँ, ये लगभग 10% की सालाना चक्रवर्ती बढ़ोतरी दर यानी CAGR है। यानी हर साल औसतन 10% की बढ़ोतरी। ये बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। और ये बढ़ोतरी सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। छोटे शहर, जिन्हें हम टियर 2 और टियर 3 शहर कहते हैं, वे अब ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन खरीदारी में 60% से ज्यादा का हिस्सा रखते हैं। 60% से ज्यादा छोटे शहरों से? जी हाँ, ये दिखाता है कि डिजिटल पहुंच और लोगों की खरीदने की क्षमता कैसे बढ़ रही है। साथ ही डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C बाजार, जहां कंपनियां सीधे ग्राहक को अपना सामान बेचती हैं बिना किसी बिचौलिए के, वो भी 2025 तक 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। और अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें, GDP वगैरह? भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था भी। पिछले 10 सालों में हमारी नॉमिनल GDP यानी देश की कुल आय लगभग 3 गुना बढ़ी है। 2014-15 में ये 106.57 लाख करोड़ थी और 2024-25 में अनुमानित 331.3 लाख करोड़ है। 3 गुना? ये तो कमाल है। निर्यात का क्या हाल है? क्या हम बाहर ज्यादा बेच पा रहे हैं? हाँ, निर्यात भी बढ़ा है। पिछले दशक में कुल निर्यात मतलब सामान और सेवाएं मिलाकर 76% बढ़कर 2024-25 में 825 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें कौन से सेक्टर आगे हैं? सामानों में देखें तो इंजीनियरिंग का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां यानी फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर का बड़ा योगदान है। और सर्विस एक्सपोर्ट यानी सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी जैसी सेवाओं का निर्यात तो दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। 2013-14 में 158 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024-25 में
$387 बिलियन। ये भारत की आईटी और सेवा क्षेत्र की ताकत दिखाता है। विदेशी निवेश यानी एफटीआई का क्या? क्या बाहर की कंपनियां भारत में पैसा लगा रही हैं? बिल्कुल लगा रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2000 से दिसंबर 2024 तक भारत में कुल एफडीआई 1.05 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया है। ये दिखाता है कि दुनिया के निवेशकों का भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है। तो अर्थव्यवस्था के आंकड़े तो मजबूत लग रहे हैं। अब उस दिलचस्प पहलू पर आते हैं जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। विदेशी कंपनियां क्या कर रही हैं? वो कैसे मुकाबला कर रही हैं? उन्होंने भी खेल को समझा है। वो जान गई हैं कि सिर्फ अपना ग्लोबल प्रोडक्ट लाकर भारत में बेचना काफी नहीं, उन्हें भारतीय बाजार के हिसाब से, यहाँ की जरूरतों के हिसाब से बदलना होगा। इसे हम मेड फॉर इंडिया कह सकते हैं, यानी भारत के लिए बनाया गया। अच्छा, मेड इन इंडिया नहीं, मेड फॉर इंडिया। इसके कुछ उदाहरण देंगे? ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। हाँ, बहुत सारे हैं। सबसे क्लासिक उदाहरण तो मैकडॉनल्ड्स का है। जब वे भारत आए तो उन्हें पता था कि यहाँ बीफ या पोर्क बर्गर नहीं चलेंगे, तो उन्होंने क्या किया? मैक आलू टिक्की। बिल्कुल, उन्होंने बनाया मैक आलू टिक्की बर्गर, पूरी तरह भारतीय स्वाद। और तो और उन्होंने यहाँ बिना अंडे वाली मेयोनीज भी पेश की, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में शाकाहारी लोग हैं। ये सब यहाँ के लिए खास बदलाव थे। हाँ, मैक आलू टिक्की तो बहुत लोकप्रिय है। केएफसी ने भी कुछ ऐसा किया। जी हाँ, केएफसी को भी शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हुई थी, फिर उन्होंने अपना मेन्यू बदला, शाकाहारी विकल्प लाए, चावल के व्यंजन यानी राइस बोल्स, रैप्स और ऐसे मसाले इस्तेमाल किए जो भारतीय पसंद करते हैं। उन्होंने भी अंडे रहित मेयोनीज अपनाई। पिज्जा हट का भी सुना था मैंने, उन्होंने शायद अहमदाबाद में कुछ अलग किया था। सही सुना, पिज्जा हट ने तो अहमदाबाद में अपना पहला पूरी तरह शाकाहारी रेस्टोरेंट खोला था और जैन ग्राहकों के लिए बिना प्याज लहसुन वाले टॉपिंग्स भी दिए। ये दिखाता है कि वे कितनी बारीकी से स्थानीय पसंद को समझ रहे हैं। ये तो खाने पीने की कंपनियों की बात हुई। क्या दूसरी कंपनियां भी ऐसा करती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली? हाँ, क्यों नहीं। वर्लपूल, एलजी, सैमसंग जैसी कंपनियों ने भारत की स्थानीय दिक्कतों को समझा। जैसे यहाँ अक्सर बिजली चली जाती है या कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं अपनी होती। तो उन्होंने इसका क्या हल निकाला? उन्होंने ऐसी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीनें बनाई जो कम पानी में चलें और जिन्हें चलाना आसान हो। फ्रिज और एसी में इन्वर्टर लगा दिया ताकि बिजली जाने पर भी वे कुछ देर चलते रहें, खाना खराब ना हो। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बदलाव है। बिल्कुल, यहाँ तक कि उत्पादों के रंग और डिजाइन भी भारतीय घरों और पसंद के हिसाब से बदले गए। कुछ कंपनियों के माइक्रोवेव ओवन के साथ मिलने वाली स्टार्टर किट भी अलग-अलग होती हैं। दक्षिण भारत के लिए शायद इडली बनाने का सांचा और उत्तर भारत के लिए कुछ और। ये वाकई दिलचस्प है। तो मतलब विदेशी ब्रांड्स अब सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं, बल्कि मेड फॉर इंडिया पर भी फोकस कर रहे हैं। वो यहाँ के हिसाब से ढल रहे हैं। सही कहा। ये स्थानीयकरण यानी लोकलाइजेशन की रणनीति उनके लिए भारत में सफल होने की कुंजी बन गई है। वे समझ गए हैं कि भारतीय उपभोक्ता की नब्ज पकड़नी पड़ेगी। ये सब सुनकर तो लगता है कि मेड इन इंडिया की कहानी बहुत शानदार चल रही है, लेकिन क्या सब कुछ इतना ही अच्छा है? कोई चुनौतियां, कोई मुश्किलें नहीं हैं? चुनौतियां तो हैं और कई हैं। ऐसा नहीं है कि रास्ता बिल्कुल साफ है। एक तो बाहरी कारक हैं, जैसे दुनिया भर में मांग का कम ज्यादा होना या सप्लाई चेन में रुकावटें आना। इन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। और घरेलू चुनौतियां अपने देश के अंदर? उसमें सबसे बड़ी चुनौती शायद है कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट की। भारत कौशल रिपोर्ट 2024 कहती है कि हमारे लगभग 60% कामगारों के पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जरूरी स्किल या हुनर की कमी है। 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, आप फैक्ट्रियां तो लगा लेंगे, मशीनें ले आएंगे, लेकिन उन्हें चलाने के लिए, उनकी देखरेख के लिए कुशल लोग कहाँ से लाएंगे? ये मेक इन इंडिया की सफलता के लिए बहुत बहुत अहम है। ये तो वाकई गंभीर बात है। और कोई बड़ी चुनौती? टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में हम अभी भी कह सकते हैं कि पीछे हैं। हम कई चीज़ें बना तो रहे हैं, लेकिन जो बहुत हाईटेक पुर्जे होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स या बहुत एडवांस्ड मशीनरी, उनके लिए आज भी हमें काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका कोई आंकड़ा है कि हम R&D पे कितना खर्च करते हैं? हाँ, हम R&D पर अपनी GDP का यानी देश की कुल सालाना आय का सिर्फ 0.7% खर्च करते हैं, जबकि दुनिया का औसत करीब 1.8% है। जी। चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया जैसे देश तो हमसे कहीं ज्यादा, मतलब 2 या 3% या उससे भी ज्यादा खर्च करते हैं। तो हम काफी पीछे हैं इस मामले में। हाँ, अगर हमें सच में आत्मनिर्भर बनना है और नई टेक्नोलॉजी बनानी है, तो R&D में निवेश बढ़ाना ही होगा। इसके बिना हम सिर्फ असेंबलर बनकर रह सकते हैं।
इनोवेटर नहीं। और वो लक्ष्य कि मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जीडीपी में 25% तक ले जाना है, उसका क्या हुआ? वो लक्ष्य अभी दूर है। हमने 2025 तक का लक्ष्य रखा था, लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 में ये हिस्सा करीब 17% पर ही था। प्रगति हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और तेजी लानी होगी। उपभोक्ताओं के नजरिए से भी कोई चुनौती है। आपने शुरू में कहा था कि वो देसी ब्रांड पसंद कर रहे हैं। हाँ, वो पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात मिंटल के शोध में सामने आई। करीब 32% उपभोक्ताओं को भारतीय और विदेशी उत्पादों में फर्क करना मुश्किल लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि अब कई ग्लोबल ब्रांड्स भारत में ही बना रहे हैं, तो उन पर भी मेड इन इंडिया लिखा होता है। दूसरी तरफ भारतीय ब्रांड्स भी अब प्रीमियम दिखने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी पैकेजिंग, क्वालिटी का दावा कर रहे हैं। तो लाइनें थोड़ी धुंधली हो गई हैं तो ग्राहक कंफ्यूज हो जाता है। कुछ हद तक। और इसी से जुड़ी एक और बात है, आयातित ब्रांडों की पहचान। मिंटल के शोध के अनुसार 32% लोग मानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर इंपोर्टेड सामान के लिए एक अलग सेक्शन होना चाहिए। और दुकानों में? हाँ, 33% का मानना है कि दुकानों में भी रिटेलर्स को इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा उभार कर दिखाना चाहिए। शायद लोग जानना चाहते हैं कि वे जो खरीद रहे हैं वो कहाँ का है, कौन सा ब्रांड है। तो संक्षेप में कहें तो चुनौतियां हैं, स्किल की कमी, R&D में कम निवेश, मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में उम्मीद से कम हिस्सा और ग्राहकों के लिए उत्पादों में फर्क करना और उन्हें ढूंढना, ये सब मुद्दे हैं। बिल्कुल, ये वो मुख्य बाधाएं हैं जिन्हें पार करना होगा अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग में और आगे जाना है। अब अगर हम आगे देखें भविष्य की तरफ, तो क्या नए ट्रेंड्स या रुझान दिख रहे हैं? क्या होने वाला है आगे? कुछ ट्रेंड्स तो बिल्कुल साफ हैं। एक तो टेक्नोलॉजी का बढ़ता दखल, उत्पाद ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, जिसे IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, और उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है। मतलब स्मार्ट घड़ियां, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज। हाँ, और उससे भी आगे, जैसा कि राजीव चंद्रशेखरन ने भी इशारा किया, हम अब स्मार्टर कनेक्टेड प्रोडक्ट्स का दौर देख रहे हैं। इसमें एज AI की भूमिका भी बढ़ेगी। एज AI, ये क्या चीज है? आसान भाषा में, ऐसी AI जो डिवाइस पर ही काम करती है, उसे हर बार डेटा प्रोसेसिंग के लिए इंटरनेट या क्लाउड पर नहीं भेजना पड़ता। यानी आपका फोन या आपकी स्मार्ट वॉच खुद ही कुछ स्मार्ट फैसले ले सकेगी, बिना इंटरनेट के भी। इससे स्पीड बढ़ती है और प्राइवेसी भी बेहतर होती है। अच्छा, समझा। तो प्रोडक्ट्स और स्मार्ट होंगे। और क्या ट्रेंड्स हैं? दूसरा बड़ा ट्रेंड है कोविड के बाद वैश्विक सप्लाई चेन का पुनर्गठन। कई देश और कंपनियां अब किसी एक देश, खासकर चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाह रहे हैं। इसे China+1 रणनीति भी कहते हैं। और भारत इसका फायदा उठा सकता है? बिल्कुल, भारत इस मौके का फायदा उठाकर दुनिया के लिए एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग विकल्प बन सकता है। सरकार की नीतियां भी इसी दिशा में मदद कर रही हैं। और युवा पीढ़ी का क्या असर है? Gen Z जिनकी बात होती है आजकल। उनका बहुत बड़ा असर है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में कुल खपत यानी खर्च में जेन जी, मोटे तौर पर 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोग की हिस्सेदारी लगभग 43% है। 43%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और उनकी खर्च करने की ताकत करीब $250 अरब आंकी गई है। ये पीढ़ी प्रीमियम उत्पादों की मांग बढ़ा रही है, खासकर फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्सनल केयर में। तो कंपनियां इन्हें नजरअंदाज कर ही नहीं सकती, उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। एक और पहलू है स्वदेशी आंदोलन या अभियान। क्या उसका भी कोई असर है बाजार पर? हाँ, उसका भी असर है। स्वदेशी जागरण मंच जैसे कुछ संगठन हैं जो लगातार विदेशी कंपनियों के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं। उनका तर्क है कि विदेशी कंपनियां भारतीय बाजारों पर कब्जा कर रही हैं, जिससे छोटे व्यापारियों और स्थानीय रोजगार को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये एक तरह का सामाजिक दबाव बनाते हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये सामाजिक राजनीतिक दबाव भी बाजार और उपभोक्ता की सोच को कुछ हद तक प्रभावित करता है। ये भी समीकरण का एक हिस्सा है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल मेड इन इंडिया के बढ़ते चलन पर। हमने कई पहलुओं को छुआ। हाँ, हमने देखा कि कैसे भारतीय उपभोक्ता बदल रहा है। वो अब सिर्फ कीमत नहीं देख रहा, बल्कि क्वालिटी, राष्ट्रीय गौरव और सुविधा देखकर स्थानीय ब्रांड्स को चुन रहा है। ये एक बड़ा शिफ्ट है। हमने सरकारी नीतियों की भूमिका समझी, मेक इन इंडिया से लेकर PLI जैसी योजनाओं तक, जिन्होंने घरेलू उत्पादन को वाकई में पुश दिया है। इससे निवेश, रोजगार और निर्यात तीनों बढ़े हैं। और अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक असर दिख रहा है। रिटेल सेक्टर बढ़ रहा है, छोटे शहर आगे आ रहे हैं, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, रक्षा जैसे क्षेत्रों में हमने खास प्रगति की है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन हमने चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं किया। स्किल गैप एक बड़ी चिंता है। R&D में निवेश बढ़ाने की सख्त जरूरत है।
और मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी में और बड़ा योगदान देना होगा, जो अभी तक नहीं हो पाया है। और हाँ, हमने ये भी देखा कि कैसे विदेशी ब्रांड्स ने हार नहीं मानी, बल्कि मेड फॉर इंडिया की रणनीति अपनाकर भारतीय बाजार के हिसाब से खुद को ढाला है। मैकालू टिक्की से लेके कम पानी वाली वॉशिंग मशीन तक। ये भी एक दिलचस्प कहानी है। आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी पहलू हैं। भारत एक महत्वपूर्ण विनिर्माण शक्ति बनने की राह पर तो है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें कई चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा सवाल भविष्य के लिए खड़ा होता है, जिस पर सोचने की जरूरत है। जैसे जैसे भारत आत्मनिर्भरता और घरेलू उत्पादन पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है, वो अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने और दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़े रहने के बीच संतुलन कैसे साधेगा। हाँ, ये एक अहम सवाल है। खासकर सेमीकंडक्टर जैसी हाईटेक इंडस्ट्रीज में और सस्टेनेबल यानी पर्यावरण अनुकूल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अगले 5-10 सालों में हमें क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इस पर लगातार नजर रखनी होगी। ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको हमारी ये चर्चा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगे तो हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आप भविष्य में किन विषयों पर ऐसी गहरी पड़ताल सुनना चाहेंगे। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।